नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशी की बात है, आज हम लोग पहुंच गए हैं देखते देखते 10 दिन बीत गए दोस्त। और हम लोग क्लास 4 का अप्रॉक्सली अब कुछ दिन में एंड कर देंगे। 10वां 11वां और 12वां चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, सामान्य अध्ययन EVS चल रहा है। 1 to 5 क्लास का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं आपके लिए रामबाण सीरीज है। यदि आप कुछ एडवांस तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल कर दिया गया है, यानी डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। 6 to 8 क्लास के लिए डाला गया। 10th क्लास तक का पूरा NCERT मैंने पढ़ाया है, साइंस और मैथ्स टोटल। तो दोनों क्या बोलता है, लिंक को आप देख लीजिए अच्छे से, और वहाँ से आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग टोटल 6 चैप्टर करेंगे NCERT का, 3 चैप्टर 10, 11, 12 और SCERT का भी करेंगे हम लोग आज क्लास 4 का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, चैप्टर का नाम है हुतुतु हुतुतु। ये क्या है भाई? ये चैप्टर का मतलब कबड्डी खेल से रिलेटेड है। सुन के ही लग गया होगा आपको। कबड्डी का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है? तो आंसर क्या डालिए? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। कबड्डी है, ध्यान रखिएगा। कबड्डी मैच में प्रत्येक पक्ष में टीम के सदस्य कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7, इसको ध्यान रखना है। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल में पहली बार कबड्डी को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसको आंसर देंगे 1938 में ही शामिल किया गया था। भारत आज़ादी से बहुत पहले 1938 में ही कर लिया गया था। कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की स्थापना आपसे पूछ दिया है, तो क्या जवाब दीजिएगा? 2014 में हुआ था। जी हाँ, 2014 में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह है कि किस ओलंपिक में प्रदर्शन खेल के रूप में प्रचार के उद्देश्य से पहली बार कबड्डी की शुरुआत की गई? यानी ओलंपिक में कबड्डी कब से शुरुआत में आया? तो आंसर हो जाएगा 1936 ओलंपिक से ही स्टार्ट हो गया था। 1936 में ही, भारत आज़ादी से बहुत पहले ही ओलंपिक में आ चुका था। सॉल्यूशन पढ़ के बहुत कुछ नई नई बात जानते हैं। जैसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ कबड्डी का शासी निकाय है, मतलब एक बेहतरीन निकाय है। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का संगठन किया गया। फिर से सुनिए, 2004 में अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन किया गया था। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में। क्लियर हो गया बात? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना 2004 में हुआ और मुख्यालय जयपुर में है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया के राजस्थान, जयपुर। आगे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। यह खेल मैदान या कोर्ट के विपरीत हिस्सों में 2 टीमों के खेला जाता है। कबड्डी को पश्चिमी भारत में हुतुतु के नाम से, कबड्डी को पश्चिमी भारत में हुतुतु, पूर्वी भारत और बांग्लादेश में हाटुडू, दक्षिण भारत में चेडू-गुडू और श्रीलंका में गुडू के रूप में जाना जाता है। अब नाम भी याद रखिए, अलग अलग है। जैसे कबड्डी को पश्चिम भारत में सबसे पूर्व पश्चिम, यानी किधर, गुजरात, राजस्थान, ये सब जगह पे हुतुतु कहा जाता है। लेकिन पूर्वी भारत में चले जाइएगा, बिहार वगैरह हो गया, असम वगैरह हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पे हाटुडू कहा जाता है। और दक्षिण भारत में चले जाइएगा नीचे, तमिलनाडु, केरल वगैरह वगैरह में, तो चेडू गुडू कहा जाता है। और श्रीलंका में गुडू के रूप में जाना जाता है। सबसे नीचे चले जाइए, दूसरा कंट्री श्रीलंका। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, लेकिन 7 खिलाड़ी खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं। हॉकी मैच में 35-35 मिनट के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के बारे में भी जानना जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हॉकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, इंडिया का ध्यानचंद जो थे फेमस किए थे हॉकी को, इंडिया के थे। हॉकी में फिर से सुनिए, 35-35 मिनट के 2 भाग होते हैं और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है, अच्छे समझ में यहाँ तक आ गया है। आगे कहा जा रहा है कि बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में कबड्डी शामिल होने के बाद खेल को बढ़ावा मिलने लगा। उसके बाद 1938 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल गेम्स में कबड्डी शामिल किया गया। फिर से सुन लीजिए, बर्लिन ओलंपिक जो हुआ 1936 में कबड्डी शामिल होने के बाद खेल को बहुत बढ़ावा मिला कबड्डी को। उसके बाद 1938 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल गेम्स में कबड्डी शामिल किया गया। अच्छी बात। आगे कहा जा रहा है कि 2014 प्रो कबड्डी लीग का पहला सीजन बना। सीजन जो है कबड्डी लीग या PKL भारत में पुरुषों की विशिष्ट कबड्डी लीग है। इसमें पुरुष भाग लेते हैं। सीजान कबड्डी लीग के दिशा निर्देश कबड्डी के इंडोर समूह संस्करण की तरह ही किया। एक सेकेंड।
सीजन कबड्डी लीग के दिशा निर्देश कबड्डी के इंडोर समूह संस्करण की तरह ही है, लेकिन अधिक स्कोरिंग को प्रेरित करने के लिए अतिरिक्त नियम भी बनाए गए हैं। आगे कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि बर्लिन ओलंपिक से पहले कबड्डी का प्रदर्शन 1936 के ओलंपिक खेल में कबड्डी आधिकारिक कार्यक्रम के रूप में शामिल नहीं था, लेकिन बर्लिन गेम्स से ठीक पहले भारत का सांस्कृतिक से जुड़े इस खेल को प्रदर्शनी मैच के रूप में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा मिला, जगह मिला। आइए 11वां लेसन करते हैं हम लोग। फुलबारी। पहला है कि जो चित्रकला किसी कथा का चित्रण करती है तथा जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकथी कहते हैं। चित्रकला नहीं, चित्रकथी कहते हैं। यह चित्रकला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कश्मीर, आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए चित्रकार डैश का प्रयोग करते हैं। चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया रंग, चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट, विशेष रूप से बनाया गया पोस्टर रंग, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग। इसको चावल को पीस कर बनाया जाता है रंग मिलाकर। ठीक है, तो 2 का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करिए। जी हाँ, एकदम सही दिया है आंसर इसका। 1 से ज़्यादा होना ही चाहिए था। देखिए क्यों। पहला पॉइंट जब पढ़ेंगे मधुबनी चित्रकला के बारे में, यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर पड़ा है। एकदम सही बात है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। ये भी सही बात है। चित्र में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली जरूर होना चाहिए आदि दिखाई देते हैं। मोर वगैरह भी खूब दिखते हैं। पक्षी यानी मोर, यहाँ ध्यान रखिएगा, खासकर कबूतर, ये सब चीज़ का बनता है। इसमें 1 से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस फूल का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जा सकता है? सूरजमुखी, चमेली, कमिलाया वगैरह वगैरह करके दिया है, तो चमेली आंसर हो जाएगा क्योंकि इस समय सुगंध नहीं होता है। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन आया है। यह कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ इत्र खूब मात्रा में बनाया जाता है। सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कह रहा है क्या कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले को पिंगुली गांव 17वीं शताब्दी की अपनी चित्रकथी कला के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकथी का अर्थ चित्र की सहायता से कहानी सुनाना है, यानी चित्र से आपको कहानी सुनने को मिलेगा। चित्रकथी का अर्थ चित्र की सहायता से कहानी सुनाना है। यह आदिवासी कला है जो कि महाराष्ट्र की ठाकर जनजाति द्वारा प्रचलित है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मधुबनी चित्रों में प्रयुक्त रंग आमतौर पर पौधे और अन्य प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। आमतौर पर मधुबनी पेंटिंग के लिए चावल के पाउडर के रंगीन पेस्ट का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर ये महिलाएं बनाया करते थे, लेकिन अब पुरुषों में भी फैला हुआ है। महिलाएं आमतौर पर त्योहारों को मनाने के लिए अपने घरों को पेंट करती है और पेंटिंग का विशेष प्रकृति से लेकर मिथकों तक भिन्न हो सकता है। महिलाएं त्योहारों को मनाने के लिए अपने घरों की आंतरिक दीवार और वैवाहिक कक्ष को सजाती है। जहाँ पे विवाह होना रहता है उसको सजाया जाता है, सो कह रहा है। मधुबनी पेंटिंग एक पारंपरिक कला है जिसका नाम जिला मधुबनी बिहार के नाम पर रखा गया है। बिहार के जिला मधुबनी के नाम पर रखा गया है। यह रंगों से भरी बहुत ही अयोग्य रेखा से युक्त रेखांचित विशेषता, यानी रेखा खींच के बनाया जाता है। यह चित्रकारी परंपरागत रूप से घरों की दीवारों पर की जाती है। वे पंख, टहनियाँ, कलम, नीब या अन्य तरह की उंगली जैसे कि उपकरणों का प्रयोग करते हैं, मतलब हाथ से भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है चमेली के फूल का प्रमुखता उपयोग इत्र बनाने और खुशबूदार तेलों के निर्माण में किया जाता है क्योंकि इसमें तीव्र सुगंध होता है। पूजन इत्यादि में चमेली का फूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूलों की महक के कारण लोग इसके घरों में सजावट के पौधे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला अपने इत्र उद्योग के लिए बहुत माना जाता है। यह 400 वर्ष से उत्तर के लिए इत्र बना रहा है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल तैयार किया जाता है। कन्नौज में प्राकृतिक अवयवों से सुगंधित तेल निकालकर कई तरह के इत्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार इत्र बनाना उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की एक पारंपरिक कला भी है। चलिए भाई 12वां लेसन करते हैं। कैसे कैसे बदले घर।
पहला कह रहा है कि पुराने समय में नीम और कीकर के पेड़ की पत्तियां का उपयोग किया जाता था। क्या चीज़ में प्रयोग होता रहा होगा? तीता होता है बहुत। लकड़ियों पर लेप लगाना, दीवारों को कोट करने के लिए, शौचालय के लिए, पक्षियों के लिए। दिमाग लगा लिए होंगे यार। लकड़ियों पर लेप लगाने के लिए ताकि कीड़ा न लग सके। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति छोटा नागपुर झारखंड में बात कर रहा है, झारखंड में छोटा नागपुर तो पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं महुआ और कदम का पेड़ का प्रयोग, मतलब वो लोग पूजा करते हैं। ध्यान रखिएगा इसका। इमली आम नहीं, पीपल बरगद नहीं, महुआ और कदम का पेड़, क्योंकि महुआ से दारू निकलता है और कदम का पेड़ से खाने वाला बहुत अच्छा फल मिलता है और लकड़ी बहुत स्ट्रांग होता है, इसका कीड़ा नहीं लगता इस सब के लकड़ी में। निम्नलिखित में से, मतलब जामुन का लकड़ी तो कहिए ही मत कितना क्या बोलता है, महुआ का लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीम और कीकर की पत्तियों के बारे में सही है? नीम की पत्तियां अपने एंटी फंगल, जीवाणुरोधी और कीटनाशक गुणों के लिए जानी जाती है, सही बात है। पत्तियां कीड़ों और दीमकों को भी दूर भगाती है, सही बात है। कीकर की पत्तियां में भी प्राकृतिक कीट विकर्षक गुण होते हैं, ये सही बात है। इसका 4 आंसर हो जाएगा, एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। ईंटों और सीमेंट से बने घर को डैश कहा जाता है? कच्चा घर, पक्का घर, उसको पक्का घर के नाम से हम लोग जानते हैं। बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं। कपड़ों के घर, तत्कालिक घर बनाया जाता है, उसको तंबू कहते हैं। कच्चा घर मिट्टी के घर को या घास फूस के घर को कहते हैं। एस्कीमो अपने घर अर्थात इग्लू को बर्फ़ से बनाते हैं, इसका कारण क्या है? बर्फ़ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की उष्मा को बाहर निकलने से रोक सकती है। बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध होते हैं। तो 5 का आंसर भी डालना पड़ेगा आपका पहला, इसलिए क्योंकि बर्फ़ की दीवार के बीच की हवा उष्मा को बाहर आने से निकलते हैं। अब देखिए इसमें पानी का बात तो हो ही नहीं सकता, वहाँ पानी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिघलेगा तो फिर घर कैसे रहेगा? केवल बर्फ़ ही उपलब्ध होता है, ये तो कोई आंसर है नहीं। पाँच का ऐसे ये भी दिया जा सकता है, लेकिन आंसर पहला ही एकदम सटीक बैठ रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं ताकि कुछ नई नई बातें सीखते हैं। नीम और कीकर के पेड़ों की पत्तियां का उपयोग पुराने दिनों में लकड़ियों का संरक्षित करने और इन्हें कीटों से बचाने के लिए किया जाता था। अभी भी बहुत लोग करते भी हैं। यह पारंपरिक प्रथा लकड़ी के संरक्षण के लिए प्राकृतिक और प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए इस पत्तियों के प्राकृतिक गुणों पर निर्भर करती थी। कुछ आदिम जनजाति में एक विशिष्ट वृक्ष की पूजा की जाती है। कहा जाता है महुआ और कदम के पेड़ की पूजा छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल जनजाति करते हैं, अतः छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल महुआ और कदम के पेड़ का पूजा करते हैं। कहा जा रहा है कीकर की पत्तियों में प्राकृतिक कीट विसर्जक गुण पाए जाते हैं। इसमें टैनिन और अन्य यौगिक होते हैं जो कीड़ों को लकड़ी पर आक्रमण करने से रोकते हैं। नीम की पत्तियां अपने एंटी फंगल, जीवाणुरोधी, कीटनाशक गुणों के लिए जानी जाती है। कहा जाता है जब पत्तियों का उपयोग लकड़ी पर लेप लगाने के लिए किया जाता है तो वे प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और कवक और बैक्टीरिया के विकार को रोकते हैं, मतलब उस पर आने नहीं देते। नीम की पत्तियों का कड़वा स्वाद और तेज गंध इन्हें कीटों के लिए अनाकर्षक बनाती है, जिसमें वे पेड़ों से दूर भागते हैं। लकड़ी से दूर भागते हैं, लकड़ी सुरक्षित रहता है। ईंट से बने घर को पक्का मकान के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। लोहा, छड़, गिट्टी वगैरह वगैरह डाले रहते हैं, बंगला कहते हैं हम लोग। जबकि कच्चे लकड़ी और मिट्टी और पुआल जैसे सूखे पत्तों से बनाए जाते हैं, झोपड़ी भी बोलते हैं उसको, कच्चे को। एस्कीमो अपना घर यानी इग्लू बर्फ़ से बने होते हैं, क्योंकि बर्फ़ के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि बर्फ़ की दीवारों के बीच हवा को अंदर का उष्मा बाहर निकलने नहीं देती। हिम को उष्मा का अच्छा कुचालक माना जाता है, वह उसे फंसा लेता है। इग्लू मुख्य रूप से कनाडा में पाए जाने वाले अस्थायी शीतलीन घर है, शीतकालीन ठंड के दिनों का कुछ दिन के लिए घर है। तो 3 चैप्टर यहाँ हो गया। अब हम 3 चैप्टर हम लोग कहाँ से कर लेते हैं? एक मिनट रुक जाइएगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बहुत चैप्टर है ना, मतलब इसी में टाइम लग जाता है कहाँ पे है खोजने में। आ गया 9, हम लोग को 10 से करना है। छठ पर्व और बच्चे।
पहला क्वेश्चन है नवरेह चंद्र नव वर्ष जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? नवरेह चंद्र नव वर्ष, तो ये आंसर है जम्मू कश्मीर में। नवरेह चंद्र नव वर्ष जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कर रहा है बीसू एक हिंदू त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? बीसू एक हिंदू त्यौहार, तो इसको बोलते हैं हम लोग केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, केरल और कर्नाटक में बीसू त्यौहार मनाया जाता है, हिंदू लोग का है पर्व। डैश विक्रम संवत के नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है जिसमें वैदिक हिंदू कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर क्या कहेंगे? चैत्र शुक्लादि। बिहार का अनूठा त्यौहार क्या है? तो इसी को हम लोग छठ पूजा बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार केरल से संबंधित है? केरल में क्या होता है? हाँ सही पकड़े, ओणम। केरल में होने वाला त्यौहार क्या है? ओणम। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। कह रहा है कि नवरेह चंद्र कश्मीर में मनाया जाता है। यह संस्कृत शब्द नव वर्ष है जिसमें नवरेह शब्द बना है। यह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पड़ता है। यह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आयोजित भी किया जाता है। इस दिन कश्मीरी पंडित चावल के एक कटोरे के दर्शन करते हैं जिसे धन और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। मतलब एक कटोरा में चावल वगैरह रखा रहता है, उसको दर्शन करते हैं, मतलब देखते हैं। बीसू एक हिंदू त्यौहार है जो कि भारत के केरल राज्य, कर्नाटक में तुलुनाडु क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का माहे जिला, तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्र और उसके प्रवासी समुदाय में भी मनाया जाता है, यानी दक्षिण भारत में। करा यह त्यौहार केरल में सौर कैलेंडर के 9वें महीने मेदाम के पहले दिन को चिन्हित करता है। यह हमेशा ग्रेगोरियन कैलेंडर में अप्रैल के मध्य में 14 या 15 अप्रैल को हर वर्ष आता है। अगर क्या चीज़ में ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चैत्र शुक्लादि विक्रम संवत के नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है। आपसे पूछेगा कि विक्रम संवत में शुरुआती नव वर्ष कब माना जाता है? तो चैत्र को माना जाता है। चैत्र शुक्लादि विक्रम संवत के नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है जिससे वैदिक हिंदू कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। विक्रम संवत उस दिन से संबंधित है जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराया और एक नए युग का आवाहन किया। क्लियर है? कहा जाता है कि उनकी देखरेख में खगोलविदों ने चंद्र सौर प्रणाली के आधार पर एक नया कैलेंडर बनाया जिसका अनुसरण भारत के उत्तरी क्षेत्र में अभी भी किया जाता है। यह चैत्र यानी हिंदू कैलेंडर का पहला महीना माह के वर्धित चरण यानी जिसमें चंद्रमा का दृश्य पक्ष हर रात बड़ा होता जाता है का पहला दिन माना जाता है। कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है वाला एक हिंदू पर्व है। अगला कहा जाता है कि सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। कहा जाता है कि पर्व मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा ये पर्व है। ओणम केरल का सबसे लोकप्रिय विश्व प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें बड़े धूमधाम शो के साथ मनाया जाता है। केरल में ओणम महान राजा महाबली के सम्मान में और उनके केरल की वार्षिक यात्रा का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाव दौर, फूलों की सजावट और दावत जैसी पारंपरिक गतिविधियाँ इसमें शामिल होती हैं। मतलब ओणम बहुत अच्छा पर्व है, पूरे विश्व प्रसिद्ध है, ये सही लाइन लिखा गया है। आओ बनाए नक्शा। नक्शा के बारे में अच्छी अच्छी बातें को अब सीखते हैं, समझते हैं। पहला है महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता यानी नमक की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा किस नाम से जाना जाता है? अब एक रेखा है जो समान मात्रा वाले नमक को मिला रहा है, माइंड में बैठाना पड़ेगा आपको, उसको आइसो हैलाइन बोलते हैं। देखिए लाइन जो होता है ना, लाइम या लाइन, ये नमक को सूचित करता है, तो इससे माइंड में थोड़ा सा बैठाइए कि आइसो हैलाइन बोलेंगे। देख रहे हैं आइसो बात है, आइसो हेल है, आइसो सैलाइन है, लेकिन आइसो सैलाइन नहीं, आइसो हैलाइन बोलेंगे। माइंड में बैठाना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे से। ये सब क्वेश्चन आता है, ये नहीं सोचे ये नहीं आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आता है।
कहता है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तल चिन्ह की सहायता से अगर ऊंचाई नापा गया है तो इसको क्या नाम से जानते हैं, तो इसको स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं हम लोग स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। समोच्च रेखा नहीं, त्रिकोणमितीय स्टेशन नहीं, विशेष ऊंचाई नहीं, इसको स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। ऑप्शन भी ऐसा था कि पकड़ सकते थे। मानचित्र पर बनाई गई बे रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाते हैं। अब देखिए एगो बात यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे करता हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या था, गौर से सुनिएगा। तल चिन्ह की सहायता से ऊंचाई को नापना है। एक और होता है समुद्र से नापा जाता है। यहाँ का मानचित्र पर बे रेखा जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थान को नापता है, मतलब समुद्र के से ऊंचाई इसका इतना है, एक और है स्थान उसका इतना है। बात समझे, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग कंटूर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। समुद्र से समान ऊंचाई पर हो तो कंटूर लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। मुझे लगता है आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो आंसर हो जाएंगे आपके उत्तर पश्चिम। यह है उत्तर, यह है पश्चिम, ऐसे उत्तर पश्चिम। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो उत्तर पश्चिम आपके आंसर हो जाएंगे। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को नीले रंग से दिखाया जाता है। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं, गौर से सुनिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्च वक्र प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम लोग हेसियोर विधि बोलते हैं। लेहमान साहब ने इसको, इस विधि का मतलब खोज निकाला था। हेसियोर विधि बोलते हैं। क्वेश्चन क्या था, गौर से सुनिए। छोटी महीन एवं खंडित रेखा से ढाल दिशा में खींचकर उच्च वक्र दिखाना। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। आप देखिए, एक तापमान वाला को जोड़ने वाला को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोधर्म। आइसोधर्म, आइसोधर्म याद रखना पड़ेगा किसी तरह। कहा जा रहा है मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है, मैदान को भूरा रंग से दिखाया जाता है। नहीं सॉरी, मैदान को हरा रंग से दिखाया जाता है और नीला रंग से दिखाया जाता है। पानी को भूरा रंग से पहाड़ को दिखाया जाता है। या रेगिस्तान, पहाड़, रेगिस्तान होना चाहिए आई थिंक। हाँ, रेगिस्तान को दिखाया जाता है। आइए पढ़ते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है आइसोहेलाइंस का उपयोग मानचित्रों पर विभिन्न स्थानों की लवणता को दर्शाने के लिए किया जाता है। आइसोहेलाइन का समुद्र की औसत लवणता 3.5, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। समुद्र की औसत लवणता 3.5% एसएससी में आया हुआ है। या 1000 भाग पानी में 35 भाग नमक है। नेक्स्ट कहा जाता है ग्रेट साल्ट लेक, यूटा यूएसए, मृत सागर और तुर्की में जो लेक बैन की लवणता क्रमशः 220, 240 और 330 है। और इतना ज़्यादा ये लवणता है कि लोग इसमें जाने पर डूबते नहीं हैं, ऊपर तैरने लग जाते हैं। स्थानिक ऊंचाई विधि की स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करने की एक गणितीय विधि है। ठीक है, स्थानिक ऊंचाई। कहा जा रहा है अगला कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई समुद्री इस विधि में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई समुद्र तल से किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई प्रकट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा, गौर से सुनिए, समोच्च रेखा या कंटूर लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। समजोड़ मतलब बराबर, ऊंची रेखा या समोच्च रेखा, ठीक है, वक्र कहलाती है, जिन पर किसी भौतिक मात्रा जैसे कि ऊंचाई, तापमान आदि मान को समान माना जाता है। अगला कहा जा रहा है कि पर्वतीय छाया विधि में प्रकाश एवं उसकी दिशा महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत उच्च वक्र को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है जैसे कि उन पर प्रकाश ऊपर से अथवा तिरछा पड़ रहा हो। पर्वतीय छायाकरण विधि में उच्च वक्र प्रदर्शन करने के लिए भू आकृतियों के ऊपर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है और अंधेरे में
पड़ने वाले भाग को या ढाल को गहरे छायांकन द्वारा दर्शाया से भर दिया जाता है, और इस प्रकाश वाले भाग या ढाल को हल्के छायांकन से भर देते हैं या फिर खाली छोड़ देते हैं। सपोज कीजिए ना, ऐसे समझाता हूँ। सपोज कि ये पहाड़ आपने बनाया, इधर से प्रकाश बना दीजिए तो नीचे आप ऐसे ऐसे कुछ बनेगा ना, छाया, वो बात कर रहा है। अस्तरंजन विधि स्थलाकृतियों को प्रदर्शन करने की एक विधि है जिसमें धरातलीय ऊंचाई या निचाई को विभिन्न छाया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एटलस एवं दीवार मानचित्र इस विधि का उपयोग किया जाता है। ऊंचाई में वृद्धि के अनुसार रंग की आभाएं भी हल्की होती जाती है, जितना ऊंचा उतना हल्का रंग देंगे। इसमें समुद्र या जलीय भाग को नीले रंग से दिखाया जाता है, मैदान को हरा रंग से, पर्वतों को बादामी हल्का कत्थई रंग से दिखाया जाता है, जबकि बर्फीले क्षेत्र को सफ़ेद से दिखाया जाता है। जी हाँ। उच्चवच निरूपण की वह विधि जिसमें मानचित्र में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती है, हैस्योर विधि कहलाती है। इस विधि में अधिक व तीव्र ढाल वाले भागों को रेखाओं को मोटी एवं गहरी, जबकि मंद ढाल वाले भागों को रेखाओं को पतली एवं दूर दूर बनाई जाती है। आइसोधर्म या समतापी वक्र किसी समान मानचित्र पर रेखाएं और समान तापमान बिंदु को जोड़ती है। समवर्षा रेखा किसी मौसम मानचित्र पर रेखाएं हैं जो कि मौसम की अवधि में समान बिंदुओं को जोड़ती है। समवर्षा रेखा। सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, मैंने बोला था भूरा रंग पर्वत, बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया था, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, कि रेगिस्तान नहीं, रेगिस्तान को नहीं करते हैं। भूरा रंग से पर्वत को, पीला रंग पठार और हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। आइए आज के क्लास का हम लोग लास्ट लेसन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। अपना प्यारा सा घर। पहला क्वेश्चन है, वे पक्षी जो जलवायु परिवर्तन के कारण और अंडे देने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूसरी भूमि पर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाएंगे। और क्या कहेंगे? प्रवास करके तो आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। साइबेरियाई पक्षी क्या है? प्रवासी पक्षी है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश शब्द का उपयोग, डैश शब्द का उपयोग उन पक्षियों की प्रजाति के वर्णन करने के लिए किया जाता है जो पूरे वर्ष अपने घोंसले के स्थान के पास ही रहते हैं। उसको निवासी पक्षी बोलते हैं, जहाँ घोंसला उसी के आसपास वो अपना जीवन बिताते हैं। पक्षी की किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने में काम आती है? टेढ़ा चोंच होना चाहिए, चोंच होना चाहिए उसका, हुक जैसी चोंच आंसर हो जाएगा। ऐसे घुमा हुआ होगा ऐसे नीचे, तो खींचने में मांस को बनता है। सॉल्यूशन में कह रहा है पक्षियों का प्रवास तब होता है जब पक्षी एक पर्यावरण से दूसरे मतलब पर्यावास तक पहुंचना चाहते हैं। यह जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति और साधनों की वृद्धि तलाश में पर्यावास करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह से वे अपनी संतानों का प्रजनन करने, खिलाने और पालने के लिए भी प्रवास करते हैं ताकि अच्छे से जीवन जी सके। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे फिर आ जाएंगे अपना जगह पे। वे आमतौर पर प्राकृतिक स्थानों से कुछ अनुकूल स्थान की ओर पलायन करते हैं। घरेलू पक्षी या निवासी पक्षी सर्दियों में अपने घोंसले वाले स्थान के आसपास में, अधिकांश पक्षी जिन्हें हम जानते हैं वो सारे क्या चीज़ में आते हैं? इसी में क्या क्या है ज़रा देख लेते हैं। जैसे ब्लैक बर्ड, घरेलू गौरैया, कठफोरवा, मैगपाई, ये सारी पक्षियाँ क्या है? तो निवासी पक्षी है। नेक्स्ट कर रहा है, ठंड के बावजूद वे बंजर में खुद को खड़ा रखने और उड़ने का प्रावधान करते हैं, जिसके लिए उन्हें बसा की आवश्यकता होती है। हुक जैसी चोंच मांस को फाड़ने और तोड़ने में मदद करती है। शिकारी पक्षियों की चोंच ऐसी होती है, बाज के पास इस प्रकार की चोंच होती है। तो यहाँ पे दोस्त हम लोगों ने टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट किया। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपका सवाल हो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इतना ही कहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँचता रहे सारे। डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारे